नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड्स तेजस्वी मन का हिंदी ऑडियो। तो आइए सुनते हैं इसका 8वां भाग, मेरे देशवासियों के नाम। इस पूरी पुस्तक में मैंने कल्पना की ताकत की बात की है। यही हर प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया के मूल में छिपी होती है और जीवन का तत्व भी यही है, क्योंकि यह उस शक्ति से जुड़ी है जो हमारी तरफ उसे आकर्षित करती है, जिसकी हम इच्छा करते हैं। यही वह ताकत है जो विजेता और पराजित के बीच का अंतर है। मैं 20 वर्षों में साक्षर और गरीबी के चंगुल से आज़ाद भारत देखना चाहूँगा। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जिसके शासन तंत्र पर श्रेष्ठ नेता आसीन हों। मैं ऐसी व्यवस्था का सपना देखता हूँ जिसमें वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों का कामकाज आम आदमी के लिए प्रासंगिक लक्ष्यों की प्राप्ति को समर्पित विशिष्ट अभियानों पर केंद्रित हो। इस सपने को साकार कैसे बनाया जाए? हमें यह जानना चाहिए कि अभियान प्रायः संगठनों से बड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे संगठनों का कद उन लोगों से ऊंचा होता है जो उन्हें चलाते हैं। अभियानों के लिए प्रयासों की जरूरत होती है और मेधा उद्देश्य उपलब्ध कराती है। इस दृष्टि से विचार करें कि कौन सा विभाग या मंत्रालय मनुष्य को मंगल ग्रह पर ले जाकर वहां बस्ती बसा सकता है। क्या 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन ताप, पनबिजली, परमाणु तथा गैर पारंपरिक क्षेत्रों के बीच बिना आपसी तालमेल के अलग थलग पड़े रहकर किया जा सकता है? क्या दूसरी हरित क्रांति कृषि वैज्ञानिकों, जैव प्रौद्योगिकीविदों तथा सिंचाई विशेषज्ञों के आपस में मिलजुल कर काम किए बगैर संभव है? निदान की उचित सुविधाओं से रहित क्लिनिक हों और जनता को वे दवाएं ना मिलें जिनकी कीमतें उसकी पहुंच में हों, तो उस स्थिति में हमारी जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं तथा चिकित्सा परिषदें बेशक एक दूसरे को स्थायी रूप प्रदान करती रहें, मगर वे अपने अस्तित्व को तर्कसंगत नहीं ठहरा पाएंगी। अर्थात अत्यंत उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को उचित कीमतों पर जनता को उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्रमुख है। मैं खुद अपने अनुभवों पर गौर करने के बाद मानव ऊर्जा के उस क्षेत्र के प्रति जागरूक हुआ हूँ जो अंतर्दृष्टि से ही पैदा होता है। यह ऐसी शक्ति है जो स्वयं आपके भीतर की गहराइयों से उपजती है। यह वह ताकत है जो उत्कृष्टता की तरफ ले जाती है, जैसे कि हमने आज़ादी के दौर में देखी थी। चुनौतियों से जूझते हुए मैं खुद को कई मौक़ों पर इस ताकत से प्रभावित हुआ हूँ। यह वह ताकत है जो उत्कृष्टता की तरफ ले जाती है, जैसे कि हमने आज़ादी के दौर में देखी थी। चुनौतियों से जूझते हुए मैं खुद कई मौक़ों पर इस ताकत से प्रभावित हुआ हूँ। स्वातंत्र पूर्व के भारत में यह चारों तरफ फैली थी, जिसने एक बलशाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जमशेदजी टाटा ने भारत में स्टील उद्योग की स्थापना की थी, हालांकि अंग्रेज शासक इसके पक्ष में नहीं थे। आचार्य PC रे ने रसायन तथा उद्योग को पाला पोसा। हमने JM टाटा द्वारा शुरू किए गए भारतीय विज्ञान संस्थान, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सर सैयद अहमद खान द्वारा गठित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे कई महान संस्थाओं की नींव रखी जाती देखी। कुछ प्रगतिशाली महाराजाओं ने भी बड़ौदा विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय जैसे संस्थान खोले। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। इन सभी के पीछे यही प्रेरणा शक्ति काम कर रही थी कि भारत को दुनिया के नक्शे पर दिखाना है, यह साबित करना है कि भारत कुछ कर सकता है। क्या हम ऐसे कार्यों को जारी रखने की स्थिति में हैं? क्या हम उस इच्छा शक्ति को दोबारा पैदा कर सकते हैं? क्या कभी वह दिन हम देख पाएंगे जब भारत में डिजाइन की गई और यही निर्मित कारें फ्रैंकफर्ट अथवा सियोल की सड़कों पर दौड़ रही होंगी? या फिर क्या भारत के उपग्रह प्रक्षेपण अन्य देशों के संचार, मौसम तथा दूर संवेदी उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित कर सकेंगे? क्या हम भारत को अमेरिका, जापान तथा चीन के लिए बिजली घरों का निर्माण करते देख पाएंगे? यदि हम छोटे लक्ष्यों को पाने की अपनी मौजूदा प्रवृत्ति पर काम कर रहे हैं तो ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम है। वर्तमान में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमने अच्छी प्रगति की है, मगर लगभग पूरा का पूरा हार्डवेयर आयात हो रहा है। क्या हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं?
क्या भारत ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ईजाद कर सकता है जिसका नाम दुनिया भर के कंप्यूटरों के मामले में घर घर में जाना जाए? हम ज़्यादातर लौह अयस्क तथा एल्युमिनियम जैसे कम मूल्य के कच्चे माल का निर्यात करते हैं। क्या हम इन्हें उन उत्पादों में नहीं बदल सकते जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिल सके? हमारे यहाँ रक्षा उत्पादन के सैकड़ों उद्योग हैं, लेकिन फिर क्या कारण है कि भारत युद्ध टैंक, प्रक्षेपास्त्र, विमान, बंदूकें तथा अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण कर उनकी बिक्री नहीं करता? मानव शक्ति और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से हमारे पास सर्वाधिक योग्यता है, तो फिर वह क्या है जिसका हमारे पास अभाव है? आइए सोचें कि इस प्रकार की चुनौतियों से जूझने से हमें कौन रोकता है। हमें इस बात का विश्लेषण करना होगा कि एक समन्वित कार्य योजना का पालन करने के लिए हम विभिन्न मंत्रालयों और यहाँ तक कि संस्थानों तथा उद्योगों के निजी हितों को छोड़कर इस प्रकार अपने काम करने के तौर तरीकों को नया आयाम दे सकते हैं। देश के प्रति प्यार हमारी मूल प्रेरणा शक्ति होनी चाहिए। हमें ऐसी दृष्टि रखने की ज़रूरत है जिसे पूरा देश अपना सके। देश के कुछ राज्यों में प्रगति की तस्वीर बेहतर है। प्रतिभाशाली युवाओं ने प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय परिदृश्य को ऊर्जावान बना डाला है। बंगलौर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद व्यापारिक गतिविधियों के गढ़ बन चुके हैं। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफलता स्पष्ट झलक रही है और इसमें पूंजी निवेश भी हुआ है, तो भी कुल मिलाकर देखें तो यह प्रगति काफ़ी नहीं है। यदि सूचना प्रौद्योगिकी को एक मिशन की तरह देखा जाए तो मानव शक्ति की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। शहरों से दूर रहने वाले लोगों की भी अच्छी शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए ताकि अधिकाधिक प्रतिभाएं तैयार हो सकें और यह काम तेज गति से होना चाहिए। त्रिपुरा तथा असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड की अपनी यात्राओं के दौरान मुझे हमारी उन क्षमताओं के दर्शन हुए जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था बांस के उत्पादन समेत अन्य कई वन उत्पादों पर निर्भर है। वहाँ खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन परिवहन व्यवस्था की हालत खराब है। वहाँ यात्रा करना, मेल जोल रखना और व्यापार करना कठिन है। यहाँ अलगाव है। झारखंड में भी वन और हथकरघा उत्पादों के अलावा पर्याप्त खनिज संपदा है जिसका विकास करने की आवश्यकता है। असम में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और वहाँ शैक्षिक सुविधाएं भी हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी सभी साधन वहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन साथ ही घुसपैठ और उपद्रवकारी गतिविधियाँ सक्रिय हैं। लक्ष्य के प्रति केंद्रित अभियान ही लोगों को एक साथ ला सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों ने मुझे इस बात का एहसास कराया है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए धन उपलब्ध कराने पर काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। ये तथा कुछ अन्य राज्य आर्थिक विकास के अच्छे उदाहरण साबित हो सकते हैं। हमारे बौद्धिक मंचों, राजनीतिक मंचों, शैक्षिक संस्थानों तथा वाणिज्यिक चैम्बर्स में विचार विमर्श की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। वास्तव में इनमें ज़्यादा शोर ही होता है। बहसों, तर्कों, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के अंतहीन सिलसिले के बावजूद प्रगति थोड़ी ही है। अलबत्ता बोर्ड कक्षों तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े सम्मेलनों में विकसित भारत के विषय पर कोई विचार विमर्श नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि हम सभी संस्थान, राजनीतिक दल, उद्योग, समुदाय, परिवार और व्यक्ति मिलकर प्रत्येक स्तर पर इस बात की जिम्मेदारी लें कि हमारी स्थिति में क्या अच्छा या बुरा है, या क्या हमारे पास है और क्या नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिन परिस्थितियों में हम हैं उसके लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं। जिम्मेदारी ओढ़ना भी दरअसल अपनी योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल करने की इच्छा का होना ही है। ऐसा होने पर हम उन फायदों का आनंद ले सकने के काबिल बनेंगे जो कोशिश करने पर प्राप्त होते हैं। इस पुस्तक से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने उच्च धरातल के प्रति जागरूक बनकर
स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखना चाहिए। हमारी महान सभ्यता रही है और यहाँ जन्मे हम में से प्रत्येक को इस सभ्यता के ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमारे और शेष संसार के बीच कोई अवरोध नहीं है, कि हम भी उसी तरह से इस संसार का रूप हैं जैसे यह संसार हमारे भीतर है। अब आपको खुद ही दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैं कुछ और बातों का भी जिक्र करना चाहूँगा। किसी भी राष्ट्र की जनता की ज़रूरतें अन्य किसी भी चीज़ के मुकाबले अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण होती हैं। संसद का धर्म यही है कि वह हमारी राष्ट्रीयता की अस्मिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जीवंत तथा गतिशील बनी रहे। हमें आज़ादी उपहार स्वरूप नहीं मिली थी। पूरे देश ने आज़ादी की एक झलक के लिए मिलकर दशकों तक संघर्ष किया था। इसलिए हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी चाहिए। विज्ञान, शिक्षा तथा उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाएं रही हैं। स्वतंत्रता को घुसपैठियों तथा इसके साथ समझौता करने वालों से बचना हमारा कर्तव्य है, न कि हमारे लिए पसंद और सुविधा का विषय। कोई भी वैचारिक सिद्धांत देश की सुरक्षा तथा समृद्धि से ऊपर नहीं हो सकता। कोई एजेंडा देश के लोगों में सौहार्द से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को अब भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अपनी प्रज्ञा को प्रज्वलित करें और बड़ी बातें सोचें। एक अध्यापक ने एक बार कहा था, मुझे 5 साल का एक बच्चा दो, 7 साल बाद कोई भगवान या शैतान भी उस बच्चे को बदल नहीं पाएगा। क्या सभी अध्यापक ऐसे ही गुरु होंगे? प्रशासकों पर लोगों तथा राजनीतिक नेताओं को आपस में जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन्हें हमें ऐसे ही निर्णय लेने चाहिए जो लोगों के हित में हों। मेरा विश्वास है कि सशक्त जिला कलेक्टरों की तरह के अधिकारी ही बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। वे पुण्य अधिकारी बने। केंद्र और राज्य के एकीकृत कोष को अभियान प्रेरित कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज़ादी के 50 साल बाद भी वैज्ञानिक प्रयासों के लाभ उस सीमा तक जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं जितने की पहुंचने चाहिए थे। अब समय आ गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हुई प्रगति को ग्रामीण जीवन को बदलने के लिए व्यापक स्तर पर इस्तेमाल में लाया जाए। विश्व व्यापार संगठन हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा चीन से मिली प्रतिस्पर्धा, यह तय है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो चुका है। प्रतिस्पर्धात्मकता तथा आविष्कार ही औद्योगिक विकास के 2 मजबूत आधार स्तंभ हैं। उद्योग जगत मिलकर बहुराष्ट्रीय संस्थाएं खड़ी कर सकता है, जिससे मौजूदा प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी समुदाय ने अपने बुद्धि कौशल के बल पर भारत को दुनिया में ऊंचा स्थान दिलाया है। आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग स्वास्थ्य रक्षा, दूर चिकित्सा पद्धति, निरक्षरता उन्मूलन, कौशल विकास तथा ई-शासन और दूर शिक्षा के क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी को संपर्क उपकरण बनाकर राष्ट्र को ज्ञानवान समाज के रूप में बदलना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि किसानों ने अपने खून पसीने से इस देश को अतिरिक्त खाद्यान्न दिया है। कृषि क्षेत्र में 2 उपक्रम करने का समय आ गया है। पहला, सभी कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करना। दूसरा, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में उतारना। मार्केटिंग इन सबसे कारगर उपकरण है। हमें इसके लिए नया कार्यबल तैयार करने की ज़रूरत है। ये उपाय किसानों को राहत दिलाएंगे। और अब सर्वशक्तिमान ईश्वर से 2 शब्द, मेरे लोगों को पसीना बहाने को प्रेरित करें। उनकी मेहनत से कई अग्नियाँ जन्म लें जो बुराइयों को नष्ट कर सकें। मेरे देश में शांति और समृद्धि लाएं। मेरे देशवासी मिलजुल कर रहें। हे ईश्वर, मुझे भारत का गौरवान्वित नागरिक होने के नाते इसकी धूल में मिल जाने देना, ताकि मैं दोबारा जन्म लेकर इसकी यशोगाथा का आनंद ले सकूं।